Hello everyone, this is Sana Parveen here. In this video, we will be talking about our next 30 MCQ questions based on NCERT from the chapter of Principles of Inheritance and Variation. ये भी वीडियो में हम 30 MCQs को सॉल्व करेंगे और आप ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आपकी नीट की प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है. सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड क्विकली. First question, Langdon Down described Down syndrome in which year? Option A 1866, option B 1890, option C 1852 and option D 1953. तो जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि जो 21st क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम में हो जाता है ट्राइसोमी. ट्राइसोमी का क्या मतलब होता है? यूजुअली जो ह्यूमंस मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम के केस में क्या हो जाता है ना कि ये क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके प्रेजेंट हो जाता है. कौन से पोजीशन पे? 21st पोजीशन पे. ये जो डाउन सिंड्रोम है इसको जो इसके साइंटिस्ट इससे रिलेटेड हैं उनका नाम है लैंगडन डाउन. लैंगडन डाउन ने ये सिंड्रोम कौन से ईयर में बताया था? ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1866. फैक्चुअल क्वेश्चन है, यू हैव टू लर्न दिस डेटा. यू कैन रीड दिस इंफॉर्मेशन अबाउट डाउन सिंड्रोम. वैसे हम आगे आने वाले सवालों में इस डेटा के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डाउन सिंड्रोम के ऊपर लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं. दिस वीडियो वाज sorry this disorder was first described by Langdon Down in the year of 1866. You can see the data here from NCERT. Two allelic genes are located on the same chromosome, on two homologous chromosome, two non-homologous chromosome, any two chromosomes. जीन्स होते हैं ना, जीन्स के ना दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं विच इज कॉल्ड एज अलील्स. एक ही जीन के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, ये क्या होंगे? अलील्स होंगे. तो ये जो अलील्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम में ना पर्टिकुलर जीन की पोजीशन यहीं पे रहेगी, लेकिन इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा अलील 1 और इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा अलील 2, अलील 1 एंड अलील 2. फॉर एग्जांपल जीन इज फॉर दिस जीन इज फॉर से आई कलर. दिस जीन इज फॉर आई कलर. तो यहाँ पे भी ये जो जीन का पोजीशन है ये आई कलर के लिए ही है, यहाँ पे भी जो जीन का पोजीशन है वो आई कलर के लिए ही है. लेकिन फॉर एग्जांपल जो अलील 1 है दैट इज गोइंग टू गिव अस ब्राउन आईज और जो अलील 2 है दैट इज गोइंग टू गिव अस ब्लू आईज. आंसर क्या हो जाएगा? टू allelic genes are located on two homologous chromosomes. Okay, next question. In human beings the skin color is controlled by. ह्यूमन बींग्स में जो स्किन कलर है ये कौन कंट्रोल करता है? मल्टीपल अलील्स कंट्रोल करते हैं, लीथल जीन्स कंट्रोल करते हैं, पॉलीजेनिक इफेक्ट होता है या नन ऑफ दीज? तो सबसे पहले जो हम ह्यूमन स्किन कलर के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या होता है ना, ये जो ह्यूमन स्किन कलर है, ह्यूमन स्किन कलर जो होता है इस कैरेक्टर को बहुत सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं. ओके, सो इट कैन बी जीन 1 2 3 फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेटिंग ओनली टू गिव जीन कलर कैरेक्टर. ओके, हमको पता है ना कि जो जीन्स होते हैं कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. कैरेक्टर हमने कौन सा लिया? स्किन कलर. यूजुअली एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं. इसको हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज कि अगर जो जीनोटाइप है इसमें ऑल डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट है, ऑल डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, ए बी बी सी सी. यहाँ पे हमने 3 जीन्स लिए हैं ए बी एंड सी. अब जो सारे डोमिनेंट है ना, तो इससे फॉर एग्जांपल जो स्किन कलर होगा ह्यूमंस का वो डार्केस्ट होगा, एकदम डार्क स्किन कलर होगा. अगर जो जीनोटाइप है ये ऑल रिसेसिव है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तीनों भी जीन्स रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है.
तो फॉर एग्जाम्पल जो स्किन कलर हो जाएगा वो हो जाएगा अ फेयर कलर हो जाएगा। ओके, अगर जो जीनोटाइप है इसमें तीन डोमिनेंट हैं, और तीन रिसेसिव हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ए बी बी सी सी, इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन अगर हम लेंगे तो जो स्किन टोन होगा, स्किन कलर जो होगा वो मीडियम होगा। फॉर एग्जाम्पल नॉट वेरी डार्क, नॉट वेरी फेयर। तो इसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जीन्स, पॉली जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, जो एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होता है वो किस तरीके का होता है? ऑप्शन ए प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन, अगर ट्रू ब्रीडिंग है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड, जो भी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होता है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होते हैं हमारे, इसमें क्या होता है ना, इसमें इन्हीं प्लांट के साथ पॉलिनेशन हम कराते हैं, मतलब सेम प्लांट का हम पॉलिनेशन करा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टॉल प्लांट्स हैं। ओके, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, इनके बीच में हमने पॉलिनेशन करा दिया, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे ये क्या होंगे? ये कैपिटल टी ही होंगे। मतलब ये जो पेरेंट्स है ये अपने टाइप के ही ऑफस्प्रिंग्स बना रहे हैं एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड, और ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव इन द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, नहीं, कभी रिसेसिव हो सकते हैं, कभी डोमिनेंट हो सकते हैं। तो दिस इज केस 1, विल टेक केस 2। यहाँ पे भी ये होमोजाइगस है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स है, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे पॉलिनेशन के बाद ये भी क्या हो जाएंगे? अगर रिसेसिव है तो इनको भी हम ट्रू ब्रीडिंग बोलेंगे। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि रिसेसिव ही होंगे, डोमिनेंट भी हो सकते हैं। One that is able to breed on its own, so the answer here is going to be near homozygous and produces offsprings of its own kind. Next, if a certain patient with blood group B it requires immediate blood transfusion, the following type can be given to him. कोई एक पेशेंट है, अब ये जो पेशेंट है ना, ये ब्लड ग्रुप बी, उसका ब्लड ग्रुप बी है। ओके, इसको हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड इसको रिक्वायर्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, एक तो सबसे पहले हम सेम ब्लड ग्रुप का ही ब्लड हम दे सकते हैं। सेम ब्लड ग्रुप मतलब हम ब्लड ग्रुप बी दे सकते हैं। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर वाला, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, दैट इज ब्लड ग्रुप ओ। अब ये हम कोई भी ब्लड टाइप को दे सकते हैं। सो अगर कोई एक पेशेंट है जो ब्लड ग्रुप बी टाइप का है, उसको हम सेम ब्लड ग्रुप बी भी दे सकते हैं, या यूनिवर्सल डोनर वाला हम ओ ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं। आंसर इज हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, ब्लड ग्रुप ओ एंड बी। कैरियोटाइप ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो कैरियोटाइप होता है वो किस टाइप का होता है? सबसे पहली बात ये, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें जो सेक्स अफेक्ट होता है वो होता है मेल्स अफेक्ट हो जाते हैं। मेल्स में हम इस तरीके से देखते हैं कि जो इनका क्रोमोसोम होता है वो कॉम्बिनेशन XXY के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब इनके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ओके, अब इस एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से ना इनका मतलब ये ओवरऑल तो हमको मेल के जैसे ही दिखाई देंगे, लेकिन कुछ इनमें डेवलपमेंट्स हमको दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइनेकोमास्टिया। गाइनेकोमास्टिया का मतलब ये होता है कि इनमें हमको दिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मतलब इनकी जो चेस्ट होगी ये ज्यादा डेवलप हो जाएगी, ब्रेस्ट के जैसे ये अपीयरेंस देने लगेगी, इसको हम गाइनेकोमास्टिया बोलते हैं। और जो ये मेल्स होंगे वो अनफॉर्चुनेटली स्टेराइल हो जाएंगे। ओके, अगर हम नॉर्मल ह्यूमंस के साथ कंपेयर करें तो जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं उसमें क्या होता है ना, उसमें होता है 44 प्लस या तो XY होगा या तो 44 प्लस XX होगा। 44XY है ये हमारे हो जाएंगे मेल्स, एंड 44XX है ये हो जाएंगे हमारी फीमेल्स। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें मेल्स अफेक्ट होते हैं और एक एक्स्ट्रा
एक्स क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। इनका कैरियोटाइप क्या हो जाएगा? 44 प्लस XXY। Which of the following is not a character of Klinefelter syndrome? Klinefelter syndrome का यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर नहीं है? सो यू हैव टू अंडरलाइन कि यहाँ पे क्या पूछा गया है सवाल में। नॉट अ कैरेक्टर पूछा गया है। सबसे पहली बात ये है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से मेल्स अफेक्ट हो जाते हैं। ये जो है ये ओवरऑल इनका मतलब ये मेल ही हमको दिखाई देंगे, मतलब इनका ओवरऑल मैस्क्यूलिन डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल किस तरीके का डेवलपमेंट है? ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि इनका जो चेस्ट होती है इसमें हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हमको दिखाई दे रही है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हमको दिखाई दे रही है, जिसको हम गायनेकोमास्टिया बोलते हैं, जिसको हम गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। ओके, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये अनफॉर्चुनेटली स्टेराइल होते हैं। इनका जो कैरियोटाइप होता है वो होता है 44 प्लस XXY के एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसे दो स्टेटमेंट्स है या दो ऑप्शंस है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो या तो ऑप्शन डी होगा या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। कौन सा इसमें से कैरेक्टर नहीं है? इसमें से कैरेक्टर ये नहीं है कि ये फर्टाइल नहीं होते हैं। सो इट इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये सारे ही कैरेक्टर्स डाउन सिंड्रोम के हैं एक्सेप्ट कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ब्रॉड फ्लैट फेस, स्मॉल एंड रिंकल्ड टंग, मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स। ओके, सो इफ वी सी हियर कि जो भी पेशेंट डाउन सिंड्रोम से सफर करते हैं उनके अंदर हमको कुछ कुछ चीजें अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में हमको दिखाई देती हैं। सबसे पहला ये होता है कि इनका जो स्टेचर होता है वो होता है शॉर्ट स्टेचर्ड। ओके, सेकंड पॉइंट हियर इज दे हैव गॉट अ स्मॉल राउंड फेस। देन द थर्ड वन इज इनकी जो टंग है उसमें एक गड्ढा टाइप हमको दिखाई देता है, फरो टाइप दिखाई देता है, फरोड टंग इनकी होती है, फरोड टंग प्रेजेंट है। दे हैव गॉट partially open mouth। ओके, देन फोर्थ इज इनके जो पाम्स हैं ये ब्रॉड हो जाते हैं, पाम्स अब ब्रॉड, और इनके पाम के ऊपर हमको लाइंस दिखाई देती है, क्रीजेस दिखाई देते हैं, पाम के ऊपर हमको क्रीजेस दिखाई दे रहे हैं। एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई एनलिस्ट इज इनके यहाँ पे फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा फीचर है जो डाउन सिंड्रोम में हमको देखने नहीं मिलता है। कॉन्जेनाइटल, ओके आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, यहाँ पे इनको बाय बर्थ, कॉन्जेनाइटल मींस बाय बर्थ, इनको हार्ट के डिजीजेस होते हैं। ओके, ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, स्मॉल एंड रिंकल्ड टंग आई डोंट थिंक इज अ कैरेक्टरिस्टिक, मेनी लूप्स ऑन द फिंगर, यस, तो आंसर हो जाएगा हमारा स्मॉल एंड रिंकल्ड टंग हमको दिखाई नहीं देती है। हमको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ए एंड बी में से रिस्पेक्टिवली कौन सा सिंड्रोम दर्शाया गया है। ए एंड बी, ए मेल है एंड बी फीमेल है। फीमेल में होता है एक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, और मेल में एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ओके फाइन, सो द आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। व्हाट कैरियोटाइप प्रेजेंट्स मोनोसोमी, कौन सा इसमें ऐसा कैरियोटाइप है जो मोनोसोमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमंस का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो इनमें जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है उसको हम 2n लिखते हैं। मोनोसोमी का मतलब ये होता है कि 2n मतलब 46 क्रोमोसोम्स। मोनोसोमी का मतलब इसमें ये हो जा रहा है कि इसमें से क्रोमोसोम का लॉस है, एक क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसका कैरियोटाइप कैसे लिख देंगे? 2n में से क्रोमोसोम गायब हो गया है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 2n माइनस 1 इज अ मोनोसोमी। मतलब एक ऐसा क्रोमोसोम है जो अकेला प्रेजेंट है, क्योंकि 46 है तो सारे पेयर में प्रेजेंट है, अब एक कम हो गया मतलब 45 हो गया, मतलब इसमें जो 44
पैर तक सब 44th क्रोमोसोम तक सब पैर में रहेंगे, लेकिन 44 तक सब पैर में रहेंगे, 46 क्रोमोसोम्स है, एक कम है तो 45 हो जाएगा, और 44 नहीं लिखे हैं ये, दैट इज व्हाट आई वाज वंडरिंग हियर। 22nd क्रोमोसोम्स तक पैर में होंगे, और एक जो फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल 23rd क्रोमोसोम हो गया, वो अकेला ही प्रेजेंट होगा। 22nd तक पैर में होंगे एंड 23rd जो है अकेला ही प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन, व्हाट कैरियोटाइप रिप्रेजेंट्स ट्राइसोमी? ट्राइसोमी का मतलब ये है कि एक जो क्रोमोसोम है वो ट्रिपल फॉर्म में प्रेजेंट है। यूजुअली पेयर्स होता है ना, यूजुअली सारे क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स को हम लिखते हैं 46 क्रोमोसोम, जिसको हम 2n क्रोमोसोम लिखते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है ना, एक क्रोमोसोम ऐसा आ जाता है जो एक ट्राइसोमी के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब एक क्रोमोसोम यहाँ पे एडिशनल है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 23 पेयर्स तो हैं, प्लस इसमें क्रोमोसोम ज्यादा है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 46 क्रोमोसोम्स तो हैं, लेकिन इसमें क्रोमोसोम ज्यादा है। हमें लिखेंगे 2n क्रोमोसोम्स तो है, लेकिन एक क्रोमोसोम ज्यादा है। कैरियोटाइप क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सारे डिसऑर्डर्स में से मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन सा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया एंड फिनिलकीटोन्यूरिया। इफ वी सी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया होता है, यस, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, color blindness, thalassemia, and phenylketonuria. Everything which is mentioned here is actually a Mendelian disorder. तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 6। Which of the following is sex linked recessive disorder? कौन सा इसमें से सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है? तो जो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी होती है ना, ये थोड़ा सा डेटा आपको लर्न करना पड़ेगा इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन क्विकली। हम सारे डिसऑर्डर्स की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हर डिसऑर्डर के ऊपर हम डिटेल में एनीवेज क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे आने वाले सवालों में। ओके, सो हम हर क्वेश्चन में डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, जहां पे डिटेल रिक्वायर्ड होगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एक ऑटोसोमल, आपको कुछ कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। ऑटोसोमल डोमिनेंट, फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन रियली क्विकली, ऑटोसोमल डोमिनेंट मैनर में मायोटोनिक डिस्ट्रोफी होता है। सिकल सेल एनीमिया, ये सारे डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे। सिकल सेल एनीमिया में होता है ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ये ट्रेट है। हीमोफीलिया में क्या होगा? इट इज सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ये। ओके, और फिनिलकीटोन्यूरिया तो एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। ओके, तो आंसर हमको क्या पूछा गया? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, दैट इज हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट? ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा वाला है? फिनिलकीटोन्यूरिया इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। सिकल सेल एनीमिया अभी हम देख के आए थे, इट इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। हीमोफीलिया क्या है? सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ओके, सवाल में पूछा ऑटोसोमल डोमिनेंट, आंसर हो जाएगा हमारा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर ऑफ विच डिजीज? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और फिनिलकीटोन्यूरिया। The answer here is hemophilia. Let us look at the NCERT data. The family pedigree of Queen Victoria show a number of hemophilic descendants as she was the carrier of the disease. Sickle cell anemia is caused by the substitution of glutamic acid GLU
by dash at the sixth position of beta globin chain of the hemoglobin molecule। जो सिकल सेल अनीमिया होता है ना, सिकल सेल अनीमिया जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है ना, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आपको पता होगा दो अल्फा चेन्स होती है, दो बीटा चेन्स होती है। इसमें से जो एक बीटा ग्लोबिन चेन होती है ना, इसको हम थोड़ा इस तरीके से, बीटा ग्लोबिन चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ओके, जो सिक्स पोजीशन पे नॉर्मल नॉर्मल अगर हम हीमोग्लोबिन देखेंगे तो सिक्स पोजीशन पे ना ग्लूटामिक एसिड, अमीनो एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, ये मैं नॉर्मल आपको बताया। हम डिस्कस कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे नॉर्मल चीजें बताई हैं। ओके, अब सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है ना, सिकल सेल अनीमिया में ये हो जाता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ये अल्फा टू बीटा टू था, इसमें जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसके सिक्स पोजीशन पे मैंने आपको क्या बताया था, गड़बड़ होने वाली है। 1 2 3 4 फिफ्थ एंड सिक्स पे यूजुअली ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेसमेंट हो जाता है वैलिन से इन द कंडीशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सो द आंसर हियर इज गोइंग टू बी वैलिन। आपको दो चीजें यहाँ पे रिमेंबर करनी है, ग्लूटामिक एसिड वैलिन एंड एट द सिक्स्थ पोजीशन ये होता है कौन सी चेन में, बीटा ग्लोबिन चेन में। ओके, the defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the sixth position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. Which enzyme is defective in PKU? PKU is phenylketonuria, phenylketonuria। ओके, ये ना एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ओके, सो फिनिलकीटोन्यूरिया क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। जिन लोगों को फिनिलकीटोन्यूरिया हो जाता है उनमें एक एंजाइम लैक करता है, एक एंजाइम उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। उस एंजाइम का काम क्या होता है, उस एंजाइम का ये काम होता है कि वो ना फिनील एलेनिन अमाइनो एसिड को ये एंजाइम कन्वर्ट कर सकता है टाइरोसिन टाइरोसिन। तो ये जो फिनिलकीटोन्यूरिया वाले पेशेंट्स होते हैं इसमें ये एंजाइम ही नहीं बनता है, मतलब फिनिलकीटोन्यूरिया में जो पेशेंट्स है उनमें अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा, फिनिल एलेनिन टाइरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, अगर ये प्रोसेस ही नहीं हो रहा है तो फिनिल एलेनिन तो जमा होते जाएगा, क्योंकि आगे का प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। फिनिल एलेनिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और ये फिनिल एलेनिन एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा फिनील पायरुविक एसिड के अंदर, फिनील पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होना चाहिए था टाइरोसिन में, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो गया फिनील पायरुविक एसिड के अंदर, और ये जाके हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन के अंदर। ब्रेन में अगर ये अक्यूमुलेट हो गया तो जो इंडिविजुअल है ये मेंटल रिटार्डेशन दिखा देंगे, मेंटल रिटार्डेशन। ओके, और ये यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यूरिन में भी ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैंने आपको पूरा फिनिलकीटोन्यूरिया के बारे में बता दिया है। द एंजाइम 3 विल नॉट बी प्रेजेंट which is to convert phenylalanine into tyrosine। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true about phenylalanine? mental retardation अभी हमने देखा, accumulation of phenylalanine and phenyl pyruvic acid and other derivative, autosomal recessive trait है नहीं, it is not। अच्छा, ट्रू कौन सा इसमें, इसमें हमको पूछा है कि जो स्टेटमेंट है कौन सा इसमें से ट्रू स्टेटमेंट है। फिनिलकीटोन्यूरिया। ओके, ओके, हाँ, यस यस यस, इस ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं। ओके, ये सारे स्टेटमेंट अबाउट फिनिलकीटोन्यूरिया ट्रू है। सो व्हेन यू रीड अबाउट फिनिलकीटोन्यूरिया, यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, और ये मेटाबॉलिज्म इनबॉर्न
एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हुआ क्यों? एक्चुअली इट वाज बिकॉज ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। इफेक्टेड इंडिविजुअल में एक एंजाइम नहीं होता है जो कि कन्वर्ट करता है फिनिलैलेनिन इनटू टायरोसिन। एज अ रिजल्ट दिस फिनिलैलेनिन इज accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and other derivatives. Accumulation of these in brains results in these in brain results into mental retardation. These are also excreted through urine because of their poor absorption by the kidneys. Okay, next one. Nice question. The substitution of amino acid in the globin protein results due to the single base substitution as the sixth codon of the beta globin gene from option given to us are as follows. Okay, so when you look at this, हम ये देखते हैं कि आपको सेंट्रल डॉग्मा पता होगा। सेंट्रल डॉग्मा पता होगा, मतलब पता होना चाहिए कि डीएनए से क्या बनता है। डीएनए से बनता है आरएनए, स्पेशली हम एमआरएनए के बारे में बात करेंगे, और इससे बन जाता है प्रोटीन। एंड वाई आर वी सीइंग दिस? क्योंकि हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू टॉक अबाउट सिकल सेल अनीमिया। और सिकल सेल अनीमिया में जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसके 6th पोजीशन पे कुछ तो खराबी हो गई है। 6th पोजीशन पे जो अमीनो एसिड होना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड जो होना चाहिए था वो ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट नहीं था, वो सब्सटीट्यूट हो गया था वैलिन से। अगर वैलिन 6th पोजीशन में प्रेजेंट हो जाएगा तो इंसान को सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा। और सिकल सेल अनीमिया में होने के बाद उनके जो आरबीसीज हैं वो सिकल शेप के हो जाएंगे। यूजुअली जो बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट थे आरबीसीज। तो ये जो हो रहा है ये कौन से बेस सब्सटीट्यूशन की वजह से होता है? कौन से बेस सब्सटीट्यूशन की वजह से होता है? ओके, तो अगर मैं आपको नॉर्मल कंडीशन बता दूं तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ना, जो बेसिस होते हैं वो होते हैं GAG, और ये पेयर करते हैं CTC से। GAG किससे पेयर करेंगे? CTC से पेयर करेंगे। तो ये मैंने आपको जीन का केस बता दिया है। इससे जो mRNA बनेगा, इससे जो mRNA बनेगा नॉर्मल केस में, वो क्या बनना चाहिए? GAG बनना चाहिए। जब GAG बनेगा तब जो अमीनो एसिड आएगा, आपको पता है, आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो GAG जो कोडॉन है, इससे जो अमीनो एसिड आता है दैट इज ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड ये नॉर्मल कंडीशन है। ओके, लेकिन सिकल सेल अनीमिया के केस में क्या हो जाता है ना, सिकल सेल अनीमिया के केस में क्या होता है ना, जो जीन है आपका वो हो जाता है GTG हो जाता है। इसके वजह से यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। आई एम गोना हाईलाइट द चेंजेस एक्चुअली। और जो mRNA में इंफॉर्मेशन आ जाती है वो हो जाती है GUG। GUG हो जाती है। अब ये GUG कोडॉन से जो अमीनो एसिड आता है वो ग्लूटामिक एसिड नहीं होता है, वो हो जाता है वैलीन, हो जाता है वैलीन। ओके, तो चेंजेस यहाँ पे हमारे कहाँ कहाँ पे आए हैं? चेंजेस आए हैं, ये नॉर्मल आपकी कंडीशन थी, ये सिकल सेल अनीमिया की कंडीशन थी, यहाँ पे ए होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे टी हो गया। ए की वजह से यहाँ नीचे टी आना चाहिए था, यहाँ पे ए आ गया। नॉर्मली GAG होना चाहिए था लेकिन mRNA में अब GUG हो गया है। GAG होता तो ग्लूटामिक एसिड आता, GUG हो गया तो वैलीन आ गया। इसके वजह से हो जाता है सिकल सेल अनीमिया। ओके, सो दे आर आस्किंग अस अबाउट व्हाट? They're asking us about the base substitution. Okay, single base substitution, 6th position. The appropriate answer is here going to be GAG to GUG. GAG to GUG. Okay, next question. NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी ठीक से। Which of the following amino acid is not present in first 6 amino acids in affected beta globin chain of हीमोग्लोबिन? अफेक्टेड बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, अगर आप देखेंगे तो जो हमारी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज अल्फा टू बीटा टू चेन्स, क्वाटरनरी प्रोटीन है ये। इसमें से हमने ड्रॉ किया है बीटा ग्लोबिन चेन। इसमें हम ड्रॉ करेंगे सारे अमीनो एसिड फ्रॉम 1st to 6th। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है वो होता है वैलीन,
जो सेकंड अमीनो एसिड होता है, हमको अफेक्टेड के बारे में पूछा गया है, सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट। जो सेकंड वाला होता है वो होता है हिस्टीन। जो थर्ड वाला होता है वो होता है ल्यूसीन। फोर्थ वाला जो होता है वो होता है थ्रियोनीन। जो फिफ्थ वाला होता है वो होता है प्रोलीन। और जो सिक्स्थ वाला होता है वो वो क्या होता है? सिक्स्थ वाला होता है, यूजुअली होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड। यूजुअली ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन हमको सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछा गया है तो ग्लूटामिक एसिड नहीं प्रेजेंट होता, यहाँ पे प्रेजेंट होता है वैलिन इंस्टेड। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन फर्स्ट 6 अमीनो एसिड्स in affected beta globin chain of hemoglobin? Glutamic acid is not present. Okay, you can see this diagram from NCERT. आइडेंटिफाई करना है आपको, क्या आइडेंटिफाई करना है? एबीसी आपको आइडेंटिफाई करना है। आसान है बहुत आइडेंटिफाई करना। जी ए जी यहाँ पे अगर मेंशन किया हुआ है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? जी जी मेंशन है यहाँ पे, तो यहाँ प्रेजेंट होगा जी जी मेंशन है। नहीं, इन्होंने बताया है कि ये नॉर्मल जीन जी ए जी है। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस? ओके, व्हाट इज दिस आस्किंग अस? ए पूछा है हमको, बी पूछा है और सी पूछा है। ए बी और सी पूछा है। ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। ओके, फाइन। ये इसका क्या होगा? सी टी सी होगा। सी टी सी। सी टी सी हो जाएगा। अब सी टी सी से ना, ये एक्चुअली इन्होंने ना ऊपर ये और ये नीचे लिखना चाहिए था। सी टी सी से फिर क्या यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा? नीचे की तरफ फिर आएगा जी ए जी। जी ए जी। और फिर यहाँ पे होगा ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई ए बी सी फ्रॉम द गिवन फिगर। आइडेंटिफाई ए बी सी फ्रॉम द गिवन फिगर। क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? ये अलग क्वेश्चन है। ए बी सी फ्रॉम द गिवन फिगर। ओके, तो वही है, वही है। अच्छा, ये अभी अफेक्टेड वाला पूछ लिया। जी टी जी है तो ऊपर होना चाहिए था सी ए सी। ऊपर होना चाहिए था सी ए सी। फिर यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे फिर एमआरएनए में क्या आ जाता? यहाँ पे आ जाता एमआरएनए में इसका इसका यहाँ पे आएगा, सीएसी की वजह से यहाँ पे आएगा जीयूजी। जीयूजी आने से यहाँ पे आएगा वैलिन। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। You can the reason that I've put the NCERT diagrams here, it is because आपको रिवाइज करने के लिए मदद हो जाएगी। And you can get these all these PPTs on my Telegram channel of the same name as Sanas Biochemistry. तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन करें and you will get this PPT for your revision sake. Okay, next question. Name the amino acid which has its two molecule present in the first 7 अमीनो एसिड्स ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अगर हम चेन देखें, बीटा ग्लोबिन चेन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी है और इसके क्या होंगे यहाँ पे? फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 अमीनो एसिड्स जो स्टार्टिंग वाले हैं, उनमें से ऐसे कौन सा अमीनो एसिड है जिसके 2 मॉलिक्यूल फर्स्ट 7 में प्रेजेंट है? तो जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है वैलिन। सेकेंड वाला होता है हिस्टिडीन। थर्ड होता है ल्यूसीन। फोर्थ होता है थ्रियोनिन। फिफ्थ होता है प्रोलीन। सिक्स्थ होता है ग्लूटामिक एसिड एंड सेवेंथ होता है अगेन ग्लूटामिक एसिड। ओके, so name the amino acid which has its two molecules present in the first 7 amino acid of beta globin chain of hemoglobin. Beta globin chain of hemoglobin.
आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। आप देख सकते हैं ना, ग्लूटामिक एसिड दो बार आया, 6th पोजीशन पे एंड 7th पोजीशन पे। 6th एंड 7th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड ऐसा मॉलिक्यूल है जो दो बार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली रेयर। इसमें ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है जो एक्सट्रीमली रेयर है? कैरियर फीमेल्स इन हीमोफीलिया, कैरियर मेल्स इन हीमोफीलिया, अफेक्टेड मेल्स इन हीमोफीलिया और अफेक्टेड फीमेल्स इन हीमोफीलिया। इसका आंसर अगर हम देखेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी इसको इसके बाद हम एनसीईआरटी जाके इसका डेटा देखने वाले हैं। अफेक्टेड फीमेल्स ऑफ हीमोफीलिया इज एन एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं the heterozygous female carrier for hemophilia may transmit the disease to the son। जो कैरियर फीमेल है ये अब डिजीजेस को सन में ट्रांसफर कर सकते हैं। the possibility of female becoming hemophilic is extremely rare। यहाँ पे आप देखें कि affected female in हीमोफीलिया, अफेक्टेड फीमेल इन हीमोफीलिया, जो एक फीमेल है ये हीमोफीलिया से अफेक्ट होना एक्सट्रीमली रेयर है। क्यों ऐसा होना रेयर है? क्योंकि ये जो फीमेल है, अगर इसको हीमोफीलिया होना है, अगर इसको हीमोफीलिया से ये सफर होगी, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? वो कंडीशन ये होगी कि इसकी जो मदर होनी चाहिए, मदर एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए, और जो फादर है ये हीमोफिलिक होने चाहिए, फादर है ये हीमोफिलिक होने चाहिए। ओके फाइन। तो ये जो मतलब ऐसे जो मेल्स होते हैं ना जो हीमोफिलिक होते हैं, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं, वो जल्दी से ही उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर ज्यादा दिन तक फादर जिंदा ही नहीं रहेंगे, अर्ली मतलब उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई है, शादी नहीं हुई है, तो फीमेल कैसे हीमोफीलिया से अफेक्ट होंगी? सो दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन। मतलब फादर जिंदा ही नहीं रह पा रहे ना, फॉर एग्जाम्पल शादी से पहले ही ऐसे इंडिविजुअल्स का फॉर एग्जाम्पल डेथ हो जाता है। फादर हैज टू बी फीमेल, अनवाइएबल इन द लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ। तो ऐसे जो मेल्स होते हैं जिनको हीमोफीलिया होता है, उनका थोड़ा सा सर्वाइवल आगे जाके मुश्किल हो जाता है। फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया shows a number of hemophilic descendants as she was the carrier of the disease। Okay, next question, in hemophilia how many protein that is part of the cascade of protein involved in clotting of the blood affected। तो हीमोफीलिया में आपको पता होगा, आपने सर्कुलेशन वाले चैप्टर में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा होगा, पूरा मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा। मैकेनिज्म हम ब्लड क्लॉटिंग में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हीमोफीलिया बीमारी जो होती है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग अफेक्ट हो जाता है। अब ये ब्लड क्लॉटिंग अफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कितने प्रोटीन्स खराब हैं कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो ये है कि एक ही ऐसा प्रोटीन है जो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। सो विल जस्ट रीड दिस डेटा फ्रॉम एनसीईआरटी। The sex-linked recessive disease, which shows transmission from affected carrier female to some of the male progeny, has been widely studied. In this disease, a single protein, कितना प्रोटीन है? एक ही प्रोटीन है जो खराब है, तो सिंगल प्रोटीन इज not functional, that is part of the cascade of protein involved in clotting of the blood is affected। okay, इसमें क्या होता है ना, जो इंडिविजुअल है उसको अगर कहीं पे वुंड हो गया, कहीं पे कट हो गया, तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाती है। और आगे का पार्ट तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। डिजीज्ड फिनोटाइप इन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में हम डिजीज्ड फिनोटाइप को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो? क्योंकि यहाँ पे ये जो होगा ये तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल है, ये कैरियर्स हैं, और ये सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। वेरिएशन इन डीएनए, डीएनए के अंदर जो चेंजेस है ये कब कब हो सकते हैं? तो ये जो डीएनए इनके अंदर ना चेंजेस हो सकते हैं। डीएनए के अंदर अगर चेंज होगा तो उसको हम बोलेंगे डीएनए में वेरिएशन आ गया। तो डीएनए में वेरिएशन कब कब आ सकता है? कि डीएनए म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन मतलब नॉर्मल यहाँ पे डीएनए में होना चाहिए था ए बेसिस होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे हो गया एटीए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया म्यूटेशन, म्यूटेशन हो गया।
या तो वेरिएशन डीएनए में कब आएगा, जब डीएनए में हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि वन पार्ट ऑफ द डीएनए, जैसे क्रॉसिंग ओवर के बाद रिकॉम्बिनेशन हो जाता है ना, तो ये रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो डीएनए में चेंजेस कब कब आएंगे, पहले कि अगर उसमें या तो म्यूटेशन हो जाए और सेकेंड उसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाए, सेकंड उसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम में बी ड्यू टू, ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज इन द क्रोमोसोम कैन बी ड्यू टू deletion of the segment of DNA, addition of the segment of DNA, duplication of the segment of DNA or any of these। तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि क्रोमोसोम है तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, ये डीएनए से बने होते हैं। ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम किससे बने हैं, डीएनए से बने हुए हैं, डीएनए से बने हुए हैं। तो इस क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस कब कब हो सकते हैं, आपने क्या कर दिया, आपने एक सेगमेंट डिलीट कर दिया, आपने एक सेगमेंट ही डिलीट कर दिया, तो ये तो क्रोमोसोम में बदलाव आ गया। यस, या तो आपने क्या कर दिया, एक सेगमेंट को ऐड कर दिया। ये नॉर्मल इस तरीके से क्रोमोसोम का शेप होना चाहिए था, आपने एक सेगमेंट और क्या कर दिया, ऐड करवा दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने डिलीशन करवा दिया सेगमेंट का, यहाँ पे हमने सेगमेंट का एडिशन करा दिया, या हमने सेगमेंट का ड्यूप्लीकेशन करा दिया। कि सेगमेंट का ड्यूप्लीकेशन मतलब क्या हो जाएगा कि ये सेगमेंट प्रेजेंट थी, ऐसी एक और सेगमेंट आपने ऐड करवा दी है, तो ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन आप कुछ भी प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, ऑल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो एनी ऑफ दिस कैन गो फॉर ऑल्टरेशन इन द क्रोमोसोम। डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेस, जैसे कि ये डीएनए है, ओके, इस पे कुछ सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल सीएटी सीएटी सीएटी, इस तरीके का सीक्वेंस है। आपने इसमें कोई एक बेस पेयर को ऐड कर दिया, तो सी ए, यहाँ पे आपने बेस पेयर ऐड किया जी, अब जी आपने बेस पेयर ऐड कर दिया, ठीक है। तो आगे का मतलब ये तीन ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स पेयर में थे, तो ये कोडॉन बना रहे थे। यस, अब आपने जी ऐड कर दिया तो इसका ना फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। अब होगा यहाँ पे इस तरीके से टी सी ए, फिर आगे हो जाएगा टी सी ए, फिर आगे हो जाएगा टी। आपने क्या कराया, फ्रेम ही कंप्लीटली शिफ्ट करा दिया है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था इंसर्शन का, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था इंसर्शन के लिए। अब एग्जाम्पल लेंगे डिलीशन के लिए। ये डीएनए है, सी ए टी सी ए टी सी ए टी, इस तरीके से कोडॉन प्रेजेंट थे, कोडॉन प्रेजेंट थे। अब हमने यहाँ से एक कोडॉन को निकाल दिया। अब कोडॉन को निकाल देंगे तो हमने वैसे भी तीन तो रखने हैं साथ में, सी टी सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट थ्री इज गोइंग टू बी ए टी सी, फिर नेक्स्ट थ्री इज गोइंग टू बी ए टी। मतलब कुछ सेंस नहीं बन रहा, पहले सेंस बन रहा था ना कैट 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 कैट, लेकिन जब आपने इंसर्शन किया तब कुछ सेंस नहीं बना इस इंफॉर्मेशन का, और जब आपने डिलीशन कर दिया तभी भी इस सीक्वेंस का या इस मैसेज का कोई सेंस नहीं बन रहा है। यू हैव कंप्लीटली शिफ्टेड द फ्रेम हेयर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है कि यूवी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। यस ऑफ कोर्स, यूवी रेज म्यूटेशन कॉज करा देती है। देन क्रोमोसोमल एबरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स में क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। Mutation is the phenomena which results in alteration of DNA sequence, results in changes in the genotype and the phenotype of the organism. Answer is going to be all of the above. ये सारे statements हमने सही हैं, ये सारे हमने discuss किए और कुछ आपको statement already पता होंगे. Okay, so in this video we have discussed all the 30 questions now, and we'll stop the video here and we'll try to uh, come back with the next set of videos where we can meet you again. So everybody take care and all the best for your NEET preparation. I hope it is going really great. Bye bye everybody, take care.